शो में। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान पर मुबैना कब्जे का इल्जाम, तल्ख हकायक बेनकाब। हमजा सुलेमान शहबाज शरीफ के मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अहम दस्तावेजात मंजर आम पर। क्या फवाद हसन फवाद नैब से मामला तय करने को तैयार? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। एक बड़ा अहम रेफरेंस हमने आपके सामने कुछ दिन कबल रखा था। आप कह सकते हैं रिमांड रिपोर्ट के दौरान और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो चीजें हम सामने आती रहती हैं, वक्तन फवक्तन हम आपके सामने रखते हैं, उनको बेनकाब करते हैं और वो तमाम हकाइक आपके सामने लेकर आते हैं जिनका ताल्लुक नैब की इन्वेस्टिगेशन से होता है। और इसी तरह एक अहम तरीन रिपोर्ट हमने एसेट्स के हवाले से रखी थी अली इमरान साहब की। अली इमरान साहब शहबाज शरीफ साहब यानी साबिक वजीर आला पंजाब, जो खुद को खादिम आला पंजाब कहते हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं और अब बहुत जल्दी शायद जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं। ये उनके दामाद हैं अली इमरान। अली इमरान के एसेट्स के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए थे, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर 4 या 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मिल्कियत के हवाले से अली इमरान के ऊपर कहा गया जी कि इनके शेयर्स इस तादाद में अली इमरान की मिल्कियत में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है अली प्रोसीड्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई 2 अगस्त 2013 को, और इसी तरह से इसमें जो इनके शेयर्स हैं टोटल उनकी तादाद बनती है 5 मिलियन। अली एंड फातिमा डेवलपर्स एक कंपनी जो 28 जनवरी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई और इसमें इनके 10 मिलियन शेयर्स हैं। अली एंड कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड 2 अप्रैल 2004, 6 मिलियन शेयर्स हैं मिस्टर अली इमरान यूसुफ साहब के। अच्छा, कुछ कंपनीज में शेयर राबिया जो उनकी अहलियां हैं यानी शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी, उनके और अली इमरान दोनों के शेयर्स मुश्तरका हैं। और इसी तरह एक कंपनी मदीना फीड्स प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 29 अप्रैल 2005 को इनकॉर्पोरेट हुई और इसमें 17.5 मिलियन शेयर्स अली इमरान साहब के। और एक और कंपनी जिसका नाम है गौसुल आजम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो 24 सितंबर 2014 को इनकॉर्पोरेट हुई और इसमें तकरीबन 20,000 शेयर्स हैं अली इमरान साहब के, और किसी तनवीर सोहेल नजीर साहब के भी 10,000 इसमें टोटल शेयर्स है। टोटल शेयर्स की तादाद इस पर बनती है 20,000, इनके 10,000 शेयर्स हैं। खैर, इस कंपनी मदीना फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के एक जोनल मैनेजर जो 5 साल रहे 2010 से 2015 के दौरान, मोहम्मद ताहिर खान साहब, उनका विजिटिंग कार्ड भी हम आपको दिखाते हैं जी उनकी कंप्लेन के साथ। ही मदीना फीड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अली ग्रुप कंपनी, हेड ऑफिस 178D मॉडल टाउन लाहौर, और नंबर और तमाम चीजें लिखी हुई हैं, फिर उनका अपनी डिटेल्स पर्सनल लिखी हुई है उस कार्ड पे। लेकिन इन जनाब ने एक एप्लीकेशन दी नैब को, यानी जो ताहिर खान साहब जोनल मैनेजर मदीना फीड मिल्स के रहे हैं इस वक्त अली इमरान साहब की कंपनी में, उन्होंने एक एप्लीकेशन नैब को दी है और उस एप्लीकेशन के मुताबिक जिसमें उन्होंने शिकायत नैब में की है, दरख्वास्त जिनके खिलाफ अली इमरान यूसुफ, अफजाल हैदर शाह, जफर हुसैन, अनीस लोधी, और इस कंप्लेन के अंदर उन्होंने बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया कि 2013 में एक रकम का तनाजा उनको एक झूठे मुकदमे फंसाया गया जिसमें टोटल जो रकम थी वो 19,60,000 की कोई लगभग थी। लेकिन उसके बाद 24 सितंबर 2013 को गन पॉइंट पर इकरारनामा लिखवाकर और साथ ही उनके घर की बाबत बैनामा भी तहरीर करवाकर उनसे जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देते हुए साहिल के दस्तखत और अंगूठा साबित करवाकर और बाद साहिल और उसके घर वालों को घर मंदरजा बाला से जबरदस्ती बेदखल करके मकान को कब्जा कर लिया गया। और इस पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह कब्जा जो करा उनके घर के ऊपर 7 मरले के जो अल जन्नत सोसाइटी रायवन रोड लाहौर पर है, वो कब्जा ये कहते हैं कि अली इमरान साहब ने पुलिस के दबाव पर मुबैना तौर पर पुलिस, CIA या जो भी इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट थी उसकी मुश्तरका काविशों के साथ घर जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया। ये बैनामा और ये तमाम डिटेल्स भी आप इस पर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खैर, इस स्टोरी को करने से कबल हमने अपने तौर पर यानी नैब से भी पूछा है और आगे एक सवालनामा हमने अली इमरान साहब या जो मुतालिका जो अफराद उनके हैं उनसे भी हमने सवालनामे की सूरत ये तमाम डिटेल्स पूछी। हमने पूछा कि मुतासरा शहरी ताहिर खान साहब जो हैं वो नैब में आपके खिलाफ कब्जे की दरख्वास्त दी है, आपने क्या वाकई में पुलिस के साथ
पुलिस के जरिए इनको जान से मारने की धमकियां दी और इनका घर जबरदस्ती अपने नाम करवाया? क्या आपने मुतासरा शहरी ताहिर खान की जो दरख्वास्त है, जो उन्होंने मौके इख्तियार की है, क्या उस वाकई में 7 मल्ले के घर के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है या अपने नाम करवाया इसको? मुतासरा शहरी का जो कहना है कि 2013 में झूठे मुकदमे मुलव्वस करके 19 लाख की रकम का मुतालबा किया, क्या ये हकीकत है? ये भी हमने सवाल पूछा है इस वक्त, क्योंकि पीएमएलएन से कोई इसका जवाब नहीं देता, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब के जाती मामलात या उनके इस वक्त बिजनेस रिलेटेड मामलात हैं, पॉलिटिकल नहीं है, तो इसलिए शायद कोई जवाब नहीं देता। और क्या है, नैब इस मामले की तहकीकात के हवाले से आपसे राब्ता किया है नैब ने? क्योंकि अली इमरान साहब पर ऑलरेडी एक केस इस पर चल रहा है और नवीद इकराम के हवाले से जो बातें सामने आई थी उससे मुंसलिक और हकायक दीगर भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं ताहिर खान साहब, जो कि मुतासरा शहरी हैं, जिनके घर के ऊपर हुआ है कब्जा। उनके घर को बाकायदा धमकी है, जो उन्होंने कंप्लेन दी है नैब को, धमकियां देकर इनका घर अली इमरान साहब के ड्राइवर के नाम मुबैना तौर पे करा लिया गया। हमने सवालनामा भेजा, हमें जवाब नहीं मिला है। ताहिर खान साहब, मैंने जो दास्तान वो थी जो लिखी हुई थी और मेरे सामने मैंने आपको बता दी, जो आपके कागजात हैं जो नैब को आपने दिए हैं। सर, तो ये हुआ क्या? ये गन पॉइंट पर ये बैनामा जो है, ये गन पॉइंट पे लिया गया आपसे? किस तरह लिया गया? ये क्या हुआ ये मामला? ये आपसे दस्तखत गन पॉइंट पे हुए? क्या किया था आपके साथ? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे मौका दिया। गुजारी ये है कि मुझे इन्होंने ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे इतना कि मुझे टेंशन दी, इतनी कि मुझे टेंशन दी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगा बाखुदा। अच्छा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि मैं रेगुलर इनका मुलाजम था इनका, और 2013 में शहबाज नामी बंदे ने और अफजाल हैदर, मुर्तदा शाह, इन तीनों ने प्लानिंग से मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने इस बंदे से पैसे लिए। और मैं इनको बार बार यही कहता रहा कि मुझे उसका प्रूफ दें, मुझे उसका प्रूफ दें। देखिए, मेरा काम था मार्केटिंग मैन, उसका फील्ड मार्केट मीटिंग का था, मैं जॉब करता था ना, जोन मैनेजर था मैं, ठीक है। मेरे पास पूरा पंजाब था और मेरे क्लाइंट एक नहीं थे, मेरा ख्याल कोई 37 मेरे क्लाइंट थे जिनको मैं फीड सप्लाई करता था। और मेरे ऊपर 5 आदमी जो मेरे सीनियर मोस्ट थे, मार्केटिंग मैनेजर, जीएम मार्केटिंग, सीएफओ, इनके अलावा 2 सीनियर मोस्ट आदमी और थे। इन तमाम के जरिए ही ऑर्डर फीड के निकलते थे। ये हमारा एक डीलर था शहबाज, इसने और अफजाल हैदर और मुर्तदा शाह, इन्होंने मिलके मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया। उसकी वजह कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी में ईमानदारी से मैं मेहरान गाड़ी पे आया यहाँ पे, और जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे पास करोला गाड़ी थी। अपनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा, अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है, वो तो आपने बताया कि आपके साथ। दूसरा, जो घर पे कैसे बनी, आपके जो 7 मल्ले का घर है उसके ऊपर कब्जा हुआ, तो आप वो कहते हैं कि पुलिस या सरकारी सरपरस्ती शामिल थी उसके अंदर और उस बुनियाद पे ही कब्जा हुआ? गन पॉइंट के ऊपर ये अल्फाज आपने लिखे अपनी एप्लीकेशन में। बेसिकली जी, बेसिकली जो मुर्तदा शाह साहब थे ना, अफजाल हैदर जी, वो मुझे मैसेज ये देते थे कि जी आपको, हमें कॉल आई है सीआईए से या फलां जगह से कि जी हम आपको उठा लेंगे, आपके बच्चों को भी उठा लेंगे, आपके बेहतर ये है कि आप हमें घर जो है ना हमारे नाम कर दें। अनीस लोधी साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन उस बंदे ने मेरे साथ हमदर्दी भी की। उसने ये हमदर्दी की कि मुझे 6 माह का टाइम लेके दिया और उसने कहा यार मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी छत बची रहे। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी छत बची रहे, लेकिन मेरी इन्होंने नहीं सुने। दूसरे लफ्ज़ों में मुर्तदा शाह ने जो मुझे ज़हनी टेंशन दी वो ये दी कि मियाँ साहब की कॉल आई, इमरान अली यूसुफ साहब की कॉल आई कि ताहिर साहब वो कह रहे हैं कि यार उसको फ़ौरन से पहले घर खाली कर दे, नहीं तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। मुझे 96H बुलाया जाता था मॉडल टाउन में, मुझे 16K में बुलाया जाता था, जहाँ पे जो मॉडल टाउन में ताहिर साहब, ये इमरान साहब का घर है अपना, जो जहाँ बुलाया जाता था, आप कह रहे हैं जी। इसमें मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि 16K इनकी रिहाइश थी जी, और 96H में ज़ाहिर है इनके शहबाज शरीफ इनके दामाद थे, इनके ससुर थे, सॉरी, तो ये वहीं रहते थे, ज़्यादातर ये वहीं रहते थे। तो हमारी जो मीटिंग्स होती थी कभी 16K में होती थी और कभी 96H में होती थी। अच्छा, तो आपको मीटिंग में ये कहते थे कि आपसे सीआईए के जरिए घर वालों को अगवा कर लेंगे, गन पॉइंट पे दस्तखत, तो किसके नाम करवाए? मैंने एक स्टोरी में मैंने जो पढ़ा, जो मुझे इत्तला है कि उन्होंने ड्राइवर के नाम करवा दिया अपने घर, ये हकीकत है क्या? जी, इनका पर्सनल ड्राइवर है जफर नामी बंदा। अल मशहूर बेकरी केस है, हमारे डिफेंस में एक बड़ा मशहूर केस हुआ था लाहौर में,
बेकरी केस, इस इनकी मिसिज ने और जफर ने वहाँ बड़ी हंगामाराई की थी बहुत ज़्यादा। आपको शायद अगर याद हो तो ये बड़ा ही एक हाईलाइट केस हुआ था ये भी एक जी। तो बेसिकली ये जो है जफर, इनका कह लें कि एक जो उल्टे काम है वो इसी से करवाते हैं वो जफर से। और मुर्तदा शाह जो है वो अपने ऑफिस में आ रहे, ऑफिस में बैठ के सबको कॉल करके ये कहता था कि मैं सीएमओ से बात कर रहा हूँ, आगे से बोलना नहीं है तुमने, मेरी बात सुनो गौर से, अभी मुझे पेमेंट पहुंचाओ। यहाँ पे देखें हमारा काम है मार्केटिंग का। एक कंट्रोल शेड पे जो फीड जाती है ना, वो जाती है 40 से 42 लाख रुपए की। उसके लिए हम कंपनी को पर नोट देते हैं, चेक देते हैं, खाली चेक देते हैं, आईडी कार्ड की कॉपी देते हैं, और जिसपे 4 आदमियों के सिग्नेचर होते हैं, फिर वो पास होता है जाके भी इसको हमने फीड देनी है। वो अकेली मेरी अथॉरिटी नहीं है, मेरे ऊपर 4 आदमी बैठे हुए थे जिन, जी हाँ, मेरा काम था कस्टमर लेके आना। आगे कंपनी के जो सीनियर मोस्ट आदमी थे वो देखते थे कि इस बंदे की बैकग्राउंड है ऐसी कि हम इसको फीड दे दे, कल को पैसे ले लेंगे। तो आपको पता है कारोबार में ऊंच नीच होती है, कुछ लोग डिफॉल्टर होते थे, जो लोग डिफॉल्टर होते थे उनको ये फिर टॉर्चर करते थे। अच्छा, कि हम तुम्हारा, अच्छा ये इन्होंने बड़ा कुछ किया है, बड़ी लंबी डिटेल है ये बड़ा कुछ किया है। अच्छा, मैंने आज हमने क्या किया जी प्रोग्राम में, आपकी जो एप्लीकेशन है वो, फिर हमारे पास और भी डिटेल्स हैं, बड़े केसेस हैं जिन पे आज हम बात करने लगे बेनकाब में, तो वो हम डिटेल के अंदर और ब्रेक के बाद आएंगे। तो दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और सवाल ही पूछो क्योंकि ये जो आपके साथ वाकया हुआ है ये 24 सितंबर 2013 को आपसे दस्तखत कराए गए। तो ये इतने तवील अरसे तक आपने क्या किया था, कोशिशें क्या हुई थी या क्या नहीं की थी, बीच में आपने एप्लीकेशन दी नहीं थी, मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम वापस आएंगे। तो बहुत सी अहम दस्तावेजात, एक इंपॉर्टेंट केसेस की फहरिस्त है और फिर बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्ली बार्गेन है जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है जो बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हैरानकुन इंकशाफात हो रहे हैं और ये तमाम इल्जामात जो हैं ये तहकीकात तलब हैं। और इस सिलसिले में हम भी अप्रोच कर चुके हैं जो रेलेवेंट पार्टीज हैं उनको, उनके जवाब के लिए, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। और इसी वजह से अब जो नैब में मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्या ये केस नैब का है या नहीं है, जो आप रवादात सुन रहे हैं इस वक्त जो मुतासरा शख्स है वो बताते हैं कि उनके घर के ऊपर कब्जा हुआ, बाकायदा कब्जा गन पॉइंट पर हुआ, नाम अपने नाम कराई गई, तमाम चीजें। खैर, इस पे मजीद बात करते हुए इससे पहले आपको नैब की एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की हालिया कार्रवाई का भी आपको एक प्रेस रिलीज दिखाते चलते हैं, जिसके अंदर कुछ अहम इंक्वायरीज जो है इस पर तो अप्रूव हुई। तकरीबन इजलास में 16 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई और इस इजलास में साबिक वजीर खुराक जो है निसार अहमद खोड़ो साहब, महकमा खुराक सखर के साबिक अफसरान, इसी तरह पीर साबिर शाह साहब, साबिक MNA महकमा मौसूलात डेरा इस्माइल खान, उसके अलावा दीगर अफसरान, ब्रिगेडियर वकार, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल टेलीकॉम कॉर्पोरेशन, इसी तरह इसके अंदर जो है वो शर्जील अहमद साहब का नाम है, अब्दुल हमीद आबड़ो साहब महकमा खुराक सखर के जो अफसर हैं उनके नाम है, और बड़े अहम इस पर अफसरान के खिलाफ ये इंक्वायरी और तकरीबन 2 इन्वेस्टिगेशंस भी उनकी मंजूरी दी गई, जिसमें एक जिना मेडिकल कॉलेज पेशावर की इंतजामिया और दीगर और सरहद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान जो है एहलकार वो भी उसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ एक फहरिस्त मैंने आपको दिखाई थी नैब प्रेस रिलीज के अलावा, एक फहरिस्त आपको दिखाई थी सस्पिशियस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की, क्योंकि जिस फैमिली का जिक्र हो रहा है, जिस कारोबार का, जिन इंक्वायरीज का जिक्र हो रहा है, वहां यह तस्करा जरूरी है कि एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या आप कह सकते हैं करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स बड़ी वाफिर मिकदार में इस पर जो है हमें हासिल हुई है, जो नैब को हासिल हुई है दौरान इन्वेस्टिगेशन। और ये तमाम ट्रांजैक्शंस रमजान शुगर मिल्स, इसी तरह इसके अलावा जो है वो शरीफ फीड, शरीफ डेयरी फार्म, शरीफ फीड प्राइवेट लिमिटेड, इन तमाम कंपनीज के अकाउंट से हुई हैं। और ये डिटेल भी इस पर जो है वो नैब के जरिए, और ये मामला बहुत तवील और जिसे कहते हैं इसका जो तहकीकात का दायरा है वो वसीतर होता जा रहा है, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था 2 या 3 लेटर्स से और अब मामला 4-5 ट्रांजैक्शंस तक आ चुका है, और बल्कि अब तो कुछ 600 से ज्यादा ऐसी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो रही हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनके बारे में शक है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं या ये करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ बैंक से जो की गई हैं, रमजान शुगर मिल, शरीफ फीड्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके अलावा जो है शरीफ डेयरी फार्म लिमिटेड। मुसद्दिक अब्बास साहब, आपने ये मामला सुना जो ताहिर खान साहब का, आपके नजदीक इज इट अ नैब केस या आपके नजदीक दिस इज अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये मामला कुछ और है? मुसद्दिक अब्बास
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। ताहिर साहब की बात मैंने पूरी सुनी है, और जहाँ तक इसका आपने जो सवाल किया है कि नैब का केस बनता है नहीं बनता, तो दो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि नैब का केस वहीं पे बनेगा जहाँ पे दो में से एक एलिमेंट मौजूद होगा। या तो पब्लिक एट लार्ज को चीट किया गया हो 50 से ज़्यादा बंदों को, तो एक वो एरिया होता है जहाँ नैब जाती है, और दूसरा जहाँ पे खजाना यानी कि स्टेट एक्सचेकर जहाँ पे इन्वॉल्व हो गवर्नमेंट का। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो फिर नैब का केस सेक्शन 9 के तहत नहीं बनता। ये 1 to 1 एक केस है जो कि पुलिस का केस बनता है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ ना गवर्नमेंट की जो मशीनरी इस्तेमाल हुई है, जो कुछ भी हो है, तो मेरा ख्याल है ये नैब इसका कॉग्निजेंस केस का जो मेरी समझ है उसके तहत नहीं लेगा। ये नैब का केस नहीं बनता। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट नहीं है, या मतलब आप कह रहे हैं कि वो लॉज अप्लाई नहीं हो रहे नैब ऑर्डिनेंस वाले इसके ऊपर, तो दिस इज नॉट अ नैब केस, ये तो आपने रूल कर दिया। बिल्कुल। शाबानी साहब, आपके नजदीक सर ये मामला, क्योंकि ये कहते हैं पुलिस के जरिए ही सब कुछ हुआ, तो पुलिस तो फिर थी मुलविस उस जमाने में। अगर पुलिस ने खुद ही कब्जा करवा दिया तो अब अलग इंतजामिया है, पुलिस ही को परस्यू करना चाहिए आगे जाकर। शाबानी साहब जी, सैफान, पुलिस और पटवारी की मिली भगत के बगैर जमीन तो बहुत दूर की बात है, एक ईंट भी किसी का कोई कब्जा नहीं कर सकता। और ये चूंकि केस है, पुलिस का केस है, इसमें सीधा सीधा उन्होंने धमकियां दी हैं, तो एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। लेकिन पुलिस जो है वो किसी गरीब के खिलाफ तो एफआईआर लॉन्च कर देती है, लेकिन सरमाएदार ताकतवर उन लोगों के खिलाफ जो पुलिस को अपॉइंट करते हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पर तो ताने बिकते हैं। हर एरिया के ताने से फिर जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज हैं वो मंथली लेते हैं। पटवारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग जो है 50 लाख से 1 करोड़ में आम तौर पे होते हैं, हालांकि पटवारी के जो ग्रेड है वो सिर्फ 5 है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। मैं ताहिर साहब के हवाले से इतना कहूंगा कि ए ताहिर लाउती उस रिस्क से मौत बेहतर कि जिस रिस्क की परवाज में आती हो कोताही। उन्होंने बहुत बेहतर किया कि इन लोगों से पीछा छुड़ाया, लेकिन उन्हें हिम्मत दिखाना होगा और एफआईआर करना होगा। अब ये मसला जो है मीडिया में आ चुका है, और मीडिया इसको अगर जिंदा रखता है तो ताहिर साहब को यकीनन उनको इंसाफ मिलेगा। ज़ैनब कत्ल केस में जो अली इमरान ने जो जुल्म और जबर किया था, उसको भी मीडिया अगर जिंदा नहीं रखता तो उस कातिल जालिम को आज तक फांसी नहीं हुआ होता। तो इसमें आवाम को भी अपनी अवेयरनेस और जुर्रत दिखानी होगी। अगर वो जुर्रत नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मीडिया की बातें करने से मसला हल नहीं होगा। और ये जो शरीफ फैमिली है, देखें, ये एक पाकिस्तानी रॉथचाइल्ड फैमिली है, जो यहूदियों की एक फैमिली हुआ करती थी, जिन्होंने ये तय किया था कि पूरे दुनिया के वसाइल पे वो काबिज होंगे। इस तरह इन्होंने आपस में तय किया शरीफ फैमिली ने कि पाकिस्तान के जितने भी वसाइल है, जो एसेट्स हैं, जो जमीनें हैं, जो शुगर मिल्स हैं, कोई एक बिजनेस आप बता दें कि जिसमें इस फैमिली का 8-9 मुर्गी के अंडों से लेके शुगर मिल्स तक, स्टील मिल्स तक, उदैबिया जो इसाकडार के साथ उस बिजनेस में मुलविस रहे, करेंसी का बिजनेस। और इसमें ये जो ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। और मनी लॉन्ड्रिंग, सैफान, हमने पहले भी जिक्र किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग तमाम जो फाइनेंशियल जराइम है उसकी मां है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है मॉनेटरी करप्शन मॉनेटरी करप्शन की ये गाइड है, गार्ड है और गार्डियन है। और इसमें ये क्रिमिनल लोग मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि जितने भी बड़े ये क्रिमिनल जो सरमाएदार लोग हैं, उतने ही बड़े इनके पीछे क्राइम पोशीदा हैं। और ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल किया गॉड फादर, इस इस्तिलाह के पीछे जो है बहुत बड़ा माना मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इस ट्रायल में तमाम उस मनी ट्रेल को, तो उन्हें ये महसूस हुआ था, उन्होंने देख लिया था, बांप लिया था कि ये जो फॉर्चून्स हैं, ये जो खुशकिस्मती है, जो बहुत बड़ा सरमाया है, जिसे आमतौर पे आवाम ये समझता है कि शरीफ फैमिली ने अपनी कारोबारी काबिलियत से हासिल किया होगा, वो साबित हुआ कि ये सारा ये क्रिमिनल पैसा है, चाहे आवाम का पैसा लूटा हुआ, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के। अगर इस पर्टिकुलर केस में आपने जिस तरह बताया कि चलें, ये तो हमने जो सियासी तौर पर है कि वो गॉडफादर और ये तमाम मामलात हैं, लेकिन ये मुसद्दिक साहब टेक्निकली ये जो मामला है, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मामला है, सर ये तो एफआईए के डोमेन में आता है या नैब के डोमेन में आता है? अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्योंकि नैब ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है
इन तमाम केसेस को देख रहा है। अगर मैं आपको नैब लाहौर की फहरिस्त दिखाऊं इंपॉर्टेंट केसेस की, तो उसमें भी अगर हम देखें तो तकरीबन जो इंपॉर्टेंट केसेस अगर शरीफ फैमिली के हम देख लें तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, एवनफील्ड प्रॉपर्टी का केस है नैब लाहौर के अंदर, और इसी तरह से मोनस इलाही, खैर ये तो चौधरी शाह साहब के साहबजादे हैं, और चौधरी परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं। इसहाक डार साहब के ऊपर एक केस है 834 मिलियन रुपीस का, और इसी तरह दीगर इंपॉर्टेंट केसेस हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में केस है जो आशियाना वाला केस है। लेकिन सर ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला स्पेसिफिक केस इस लिस्ट में मुझे नजर नहीं आता। ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शायद मुसद्दिक साहब सामने आई हैं बातें और फिर आगे बढ़ी हैं बातें, तो अब ये एफआईए को दे देना चाहिए या नैब को खुद ही परसू करना चाहिए? मुसद्दिक साहब जी सरफान, बात यह है कि जब हम किसी केस को शुरू करते हैं तो वो एक एलिगेशन होती है, फिर आप लेके जब उसको आगे चलते हैं तो जब वाइट कॉलर क्राइम में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने मनी ट्रेल्स को देखना होता है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, किस तरह यूटिलाइज किया गया और किस तरह एक बेनामी क्रिएट की गई या एसेट्स को खरीदा गया। जब उसकी डिटेल में आप जाते हैं तो स्टेट बैंक के अंदर नैब की लीजन है कि वो जाके तमाम अकाउंट्स, उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उसके अपने उन सब अकाउंट्स को ले लेता है। जो अकाउंट्स लेता है फिर अकाउंट से ट्रांजैक्शंस देखी जाती हैं कि ये कहाँ जा रही हैं, किसको बेनिफिट कर रही हैं, तो वहाँ से बाद औक़ात ऐसी ट्रांजैक्शन नज़र आती हैं जो कि कनेक्टेड नहीं हो रही होती हैं और वो इस तरह से जनरेट होती हैं कि वो एक सस्पिशन से, आप STR कहते हैं, सस्पिशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो एक तरह की नज़र आ रही होती है। अच्छा। फिर उसमें आप जब कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं कि आप उसको ऐसा जो अमाउंट होती है उसको अन अकाउंट फॉर डिक्लेयर कर देते हैं और आप उससे पूछते हैं कि भाई ये आपने पैसा कहाँ से लाया, कैसे गया। और अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि आपने ब्लैक मनी को कहीं पे रखा, रखने के बाद उसको लीगल सिस्टम में ले आए और आपने उसको लीगलाइज कर दिया। नैब इसके अंदर बिल्कुल कॉग्निजेंस ले सकती है क्योंकि जो FMU है बेसिकली जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो स्टेट बैंक के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ काम करता है, उसके पास जो उसका एक्ट है 2009 वो ये कहता है कि या तो आप STR को रेफर करेंगे FIA को या नैब को, वो रेफर उससे करना होता है। लेकिन अगर नैब इस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरह ये चीज़ मनी ट्रेल मिल रही है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है तो नैब इसका बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉग्निजेंस ले सकता है। अच्छा, ले सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस अभी कुछ देर कबल हमने दिखाई है, मुसद्दिक साहब कह रहे हैं जी कॉग्निजेंस ले सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो एक इस लिस्ट के अंदर मैं ये जो तनकीद होती है नैब के ऊपर कि नैब जो है वो सियासतदानों के पीछे पड़ा हुआ है, नैब आगे कुछ नहीं कर रहा पीछे, तो आप अगर देखें तो इसमें पहला जो केस है इस लिस्ट में वो मैनेजमेंट ऑफ ईडन हाउसिंग के ऊपर है। और हम सब जानते हैं ईडन हाउसिंग का ताल्लुक किससे रहा है, किस तरह रहा है। वो इफ्तिखार चौधरी साहब के दामाद मुर्तजा अमजद साहब का नाम इसमें सामने आ चुका है, डॉक्टर अमजद, और इस सब में हैवी केस है 13,000 मिलियन रुपीस का। दूसरे नंबर पर जो केस है वो इस लिस्ट में वो DHA सिटी स्कैम का केस है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 13,000 मिलियन रुपीस। और DHA सिटी स्कैम क्या है क्या नहीं है ये सब आप जानते हैं इस पर। तो ये कहना कि नैब, और फिर इसमें आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों के मैं नाम बता दूं, इसके अंदर आपको नाम मिलेगा मोनस इलाही साहब का भी, इसके अंदर आपको नाम जो है वो इसके अलावा इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, कैपिटल विजन सिक्योरिटीज जैसे मिसाल के तौर पर नाम है। इसके अंदर चौधरी शुजात साहब का नाम भी मिलेगा, चौधरी परवेज इलाही का नाम भी मिलेगा, इसके अंदर अलीम खान साहब के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो नाम भी मिलेगा, फिरदौस आशिक अवान की भी का नाम सामने आएगा। तो ये बड़े बड़े नाम इस वक्त इसमें सामने आएंगे, यानी किसी एक जमात के पीछे नैब लगी हुई है। खैर, इस बात से आगे बढ़ते हुए ताहिर खान साहब, अभी लागा शवानी साहब ने कहा कि आपको FIR दर्ज करनी चाहिए पुलिस में। अच्छा, आपने जो एप्लीकेशन दी है वो 24 सितंबर 2013 को, यानी जब आपके साथ हुआ है ये, उसमें लिखा हुआ है आपने, तो उसके बाद आपने पुलिस को अप्रोच किया, आपने किसी को लॉ एनफोर्समेंट को बोला या नहीं बोला अभी तक, और नैब को पास क्यों गया जब नैब का केस ही नहीं है? ताहिर साहब जी, उसमें गुजारिश ये है कि उस वक्त इनकी हुकूमत थी जी। जिस दोस्त को मैंने मशवरा किया उसने कहा कि खामोशी से यहाँ से जान छुड़ाओ। क्यों? इनके मुतालिक ये भी है कि ये बंदा गायब हो जाता है और उसका पता भी नहीं चलता ये कहाँ गया है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं आपको यकीन करें हकीकत बता रहा हूँ कि इनके बड़े लंबे हाथ हैं। पुलिस तो बड़ी दूर की बात है, मैं इनके दरवाजे से क्रॉस कर जाता, अपने घर चला जाए तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता था कि मैं अपने घर आ गया हूँ, अपने बच्चों के पास। क्यों? मुझे बच्चों का खौफ ये था कि मुझे कहते थे कि तुम्हारे बच्चे हमने उठा लेने हैं, हमने मार देना तुम्हारे बच्चों को। लास्ट टाइम जब इन्होंने मेरा घर खाली करवाया है तो मेरे घर पे आए हैं, तो मैंने कहा भाई मैंने घर कैसे खाली करूं, मेरे पास नहीं है एडवांस देने के लिए, आप मुझे 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम तेरा सामान बाहर फेंकेंगे।
मैं कहा जी मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरे भाई, मैं घर कहाँ से लूँ? मुझे कहते आओ हम तुम्हारे साथ चलते हैं। यहाँ तक इन्होंने मेरे से धोखा दिया इन्होंने। और दूसरे नंबर पे मुझे जो टेंशन हुई वो उससे सबसे पहले ये हुई कि मुझे शुगर हुई इनकी टेंशन की वजह से। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे वो अनफॉर्चुनेटली शुगर तो देखें, जैसे हमारे आपको टेंशन है, यकीनी तौर पे गलत हुआ है आपके साथ। शुगर तो खैर एक आम बीमारी भी बन चुकी है, लेकिन मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं कि आप नैब के पास हार्ट अटैक भी हुआ मुझे। सर हार्ट अटैक भी हुआ, ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन आप नैब के पास क्यों गए, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? ये सवाल है, क्योंकि केस ये कहते हैं कि जो नैब के एक्सपर्ट है हमारे साथ, वो कहते हैं केस नैब का नहीं बनना नैब लॉ के तहत। ये क्रिमिनल आपके साथ हुआ है, गन पॉइंट पे मकान ले लिया, ये कर लिया, ये फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट नहीं हुई है, कोई फाइनेंशियल क्राइम नहीं हुआ है आपके साथ ताहिर साहब। जी, उसमें गुजारी ये है कि मुझे जो समझ आई कि नैब इस वक्त इनके केस देख रहा है, तमाम केस इनके देख रहा है वो, तो मैंने इसलिए एप्लीकेशन दी और मुझे उम्मीद थी कि चेयरमैन नैब से कि मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन दी। ठीक है, तो ये तो बात मुसद्दिक साहब इनकी हुकूमत थी। जी जी, क्यों ये हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट की बात है मुसद्दिक साहब। अभी हमने हालिया सर्वे हुआ था, शायद 59% लोगों ने कहा था कि नैब पर एतमाद करते हैं। तो अब्बास साहब मेरे ख्याल से बात यही है कि लोग अब ट्रस्ट करने लगे हैं चेयरमैन नैब को ज्यादा ही, वो कहते हैं हर चीज वही हल करेंगे मेरे ख्याल से। मुसद्दिक भाई साहब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि किसी अदारे पे ट्रस्ट किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है नैब को, ताहिर साहब को एक तो हेल्प करनी चाहिए कि इनको उस कंप्लेन को नैब चाहे तो रेफ़र कर सकता है बैक टू पुलिस, और उनको डायरेक्ट कर सकता है। ये नैब की प्रोविज़न है सेक्शन 27, बाकी सेक्शन भी है कि वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी एजेंसी को कि ठीक है आप इस केस की आप कॉग्निजेंस ले लें अंडर देयर ओन लॉ। ये किया जा सकता है अगर ताहिर साहब दोबारा एजिटेट करते हैं नैब को। एक ये प्रोविजन। दूसरी आपने बात की थी सैफान मेगा करप्शन की कि बड़े बड़े नाम क्यों हैं। याद रखें मेगा करप्शन हमेशा उस वक्त होती है जब ब्यूरोक्रेट दरवाजा खोलता है पॉलिटिशियन के लिए, उस वक्त मेगा करप्शन होती है। पेटी करप्शन जो होती है वो पुलिस वाला रिश्वत ले लेता है, थोड़ी सी पटवारी ले लेता है, इसको हम पेटी करप्शन कहते हैं। मेगा करप्शन में जब तक पॉलिटिकल सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ मिले ना, उस वक्त तक मेगा करप्शन नहीं हो सकती। इन दो का मिलना बड़ा लाजमी होता है। और तीसरा जब मिलता है बाहर से माफिया, जिस तरह यहाँ पे एक पॉलिटिशियन बाहर से मिल गए, तो जो सिविल सेक्टर से बंदा मिलता है, तो ये तीनों मिलकर जो कोलिजन करते हैं उसको मेगा करप्शन कहते हैं। इसलिए जहाँ भी मेगा करप्शन होगी वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम लाजमी इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, उसके बाद हम आते हैं तो आके मजीद गुफ्तगू इस पर भी। और एक अहम तरीन प्री बारगेन की एप्लीकेशन है, वो किसने दी है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के केस क्या हो रहा है जी, इस पर नैब के साथ क्या मामला तय करने जा रहे हैं फवाद हसन फवाद, अहम डिटेल्स। और उसके साथ नैब ने पिछले एक साल में 2017 से नैब लाहौर ने अब तक कितने अरब रुपए की रिकवरी करी, कितने मिलियंस ऑफ रुपीस की रिकवरी करी। वी विल शो यू दैट विद डिटेल्स। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं, और अब आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट केस से मुंसलिक कुछ अहम तरीन हकायक मजीद बताएंगे। लेकिन उससे कबल आपको यह बताएं कि नैब की कारकर्दगी क्या रही। और मैं स्पेसिफिकली ये कोई नंबर शेयर करने से मुताल्लिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक साल में यानी जावेद इकबाल साहब के आने के बाद कितना फर्क पड़ा है वो आपको एक ब्यूरो की कारकर्दगी से अंदाजा हो सकेगा। नैब लाहौर की बात कर रहा हूं, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज की वजह से रहा, जद में रहा, लेकिन उस तमाम के बावजूद जो अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली कंपैरिजन के लिहाज से दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड ट्रेमेंडस। अगर आप देखें तो रिकवरीज की बात अगर हम कर लें तो आज की लेटेस्ट फिगर्स जो हमने हासिल किए हैं उसके मुताबिक अगर 16 साल में, यानी साल 2000 से लेकर 2016 तक, अगर एक साल में 885 मिलियन रुपीस की रिकवरी एक साल में एवरेज होती थी, यानी तकरीबन 90 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं कि होती थी, तो ये सिर्फ एक साल के अंदर तकरीबन 4140 मिलियन, यानी तकरीबन 4 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी 2017 से लेकर अब तक हुई है। 4140 मिलियन रुपीस नैब लाहौर ने रिकवरी की है। इसी तरह से अगर अरेस्ट वारंट्स एग्जीक्यूट जो हुए उनकी बात करें तो पहले अगर नैब लाहौर गिरफ्तारियां करता था, वारंट्स एग्जीक्यूट करता था, तो उनकी तादाद थी 67 एक साल में,
यानी 67 65 साल में एवरेज बनता था, 16 साल का एवरेज। और इस एक साल के अंदर तकरीबन 250 से ज्यादा वारंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, 253 टू बी वेरी प्रिसाइज वारंट्स एग्जीक्यूट हुए। इसी तरह से अगर इंक्वायरीज ऑथराइज की बात की जाए तो 112 होती थी, 112 इंक्वायरीज पहले होती थी, अब तकरीबन 170 इंक्वायरीज ऑथराइज हुई इस एक साल के अंदर। इसी तरह 70 होती थी इन्वेस्टिगेशंस ऑथराइज, जो 2000 से लेके 2016 यानी नैब जब से बना उससे लेके 2016 तक, अब हुई तकरीबन 78। और इसी तरह से जो रेफरेंसेस फाइल हुए, अगर पहले 45 होते थे तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं, इस साल तकरीबन 50 रेफरेंसेस फाइल हुए और 26 से करीब रेफरेंसेस ऐसे हैं जो कि डिसाइड हो गए। इससे पहले ऐसे 22 रेफरेंस होते थे जो डिसाइड हुए। ये पाई चार्ट की सूरत में, प्रेजेंटेशन की सूरत में आप देख रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट केस जो है वो है फवाद हसन फवाद का केस। और मैं इससे पहले, क्योंकि मैं अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, बिलखुसूस मुसद्दिक साहब और लियाकत शहवानी साहब से, क्योंकि फवाद हसन फवाद का नाम दो इंपॉर्टेंट केसेस में है। एक केस है जी पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी का, जिसकी जो मालियत नैब के मुताबिक है वो 3,399 मिलियन रुपीज है। और दूसरा फवाद हसन फवाद पर एक और केस है, वो है एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम का। और इसमें जो केस की टोटल वर्थ है, ये जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस लाहौर है उसमें लिखा है कि 1000 मिलियन रुपीस की वो वर्थ है। इसमें इसके प्लाजे, उसके एसेट्स, उसकी डिटेल्स तमाम जो है इस पर आ जाती हैं। जो ये दो मेन केसेस हैं, इसके अलावा शायद और भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हो, लेकिन हमने सुना है मुसद्दिक साहब कि ये प्ली बार्गेन की तरफ जा रहे हैं और इनके घर वालों ने शायद दरख्वास्त दी है कि किसी तरह प्ली बार्गेन कर लें। तो ये प्ली बार्गेन कितना होगा? ये तकरीबन 4000 मिलियन तो ये है जी आशियाना वाला, और 1000 मिलियन एसेट बियॉन्ड मीन्स है। तो ये 5000 मिलियन रुपीस फवाद देंगे, कितना परसेंट देंगे, क्या क्राइटेरिया होता है प्ली बार्गेन का? मुसद्दिक साहब, इसमें जो जी थैंक यू वेरी मच, इसमें सेक्शन 25B के तहत जो इन्होंने वर्कआउट की होगी लाइबिलिटी, डेफिनेटली अभी दो केसेस इनके चल रहे हैं। एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है और दूसरी है इनका एसेट्स बियॉन्ड मीन, जो आपने एक्सप्लेन कर दी। मेरा ख्याल है कि ये दोनों केसेस को एट वन टाइम को हैंडल करना पड़ेगा, तब इनकी छुटकारा नैब से हो सकता है। और वो कैसे करेंगे, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो इनके एसेट्स बियॉन्ड मीन का जो उन्होंने लाइबिलिटी बनाई है, वो तो ये प्री बार्गेन में जितना टोटल लाइबिलिटी बनेगी एज पर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू प्लस 15% सर्विस चार्जेस, वो इनको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, जब ये पे करेंगे तो सेक्शन देन 15 के तहत इनकी ये कन्विक्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के अंदर ये चले जाएंगे वादा माफगुआ के तौर पे, अप्रूवल के तौर पे जाएंगे। और अप्रूवल में अगर ये कंडीशनल चले जाते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, तो फिर इनकी थ्रू जो नैब के जो है ना सेंटेंस से और नैब के दोनों केसेस से बाहर आ सकते हैं। अगर ये एक में प्ली बार्गेन करते हैं और दूसरे मिसयूज अथॉरिटी में भी ये अगर इसका हल नहीं निकालते तो फिर ये एक जगह से तो निकलेंगे लेकिन दूसरी जगह फंस जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अगर इनको कोई टेक्निकल एडवाइजर हो तो फवाद साहब को यही मशवरा देगा कि भाई एक तरफ आप प्ली बार्गेन कर लें, दूसरी तरफ अप्रूवल बन लें, ताकि आप नैब के केसेस से बाहर निकल सकें। और मेरा ख्याल है उन्होंने एक इंडिकेशन दी भी थी बीच में कि जनाब मियां साहब आपने मुझे सारा कुछ कहा था और मैंने किया था। दैट्स व्हाट केम इन द रिकॉर्ड, मेरा ख्याल जो हमने सुना था। तो ये एक लग रहा है कि ये एक तरफ अप्रूवल बनेंगे और शायद अप्रूवल कंडीशनल बन सकते हैं कि जो इनके मिसयूज अथॉरिटी में जो इनके हिस्से का जो इन्हें नुकसान पहुंचाया वो भी ये पे कर सकते हैं, या उसके दौरान जो किकबैक्स लिए अगर एस्टैब्लिश है वो भी पे बैक कर सकते हैं। तो ये आई थिंक एक मिला जुला दो केसेस को हल जो है ना फवाद हुसैन फवाद साहब कोशिश करेंगे। दिस इज माय ओपिनियन। ठीक है। अच्छा, ये मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है इस वक्त रिपोर्ट, अगर जैसे मिसाल के तौर पर हमने रिकवरीज की बात की है तो ये डिफरेंस शहवानी साहब आपकी नजर में इतना क्यों है? 4140 मिलियन की रिकवरी, जहां पहले 8 मिलियन की रिकवरी एक साल में 16 साल में होती थी, अब वहां 4000 मिलियन की नैब लाहौर रिकवरी कर रहा है, 250 बंदे गिरफ्तार कर रहा है। पहले शायद 60-65 साल में कभी एग्जीक्यूट हो जाते थे वारंट्स। ये क्या हो रहा है आखिरकार नैब को सर लाहौर में? शहवानी साहब जी, मुर्दा नैब जो है जिंदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि ये नैब जो है मुर्दा है और उसमें जो जिंदगी की एक रूह फूंकी है वो जावेद इकबाल साहब ने उसमें फूंका है। लेकिन नैब की जो ये सियासतदानों को बर्दाश्त हो रहा है और ना ब्यूरोक्रेट्स को, और ये सब मिलकर नैब को गायब करने के लिए उसमें हैब जो है ढूंढे जा रहे हैं, नैब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो ही नैब ने थोड़ा सर उठाया तो मियां साहब ने कहा कि नैब के नाखून बढ़ गए हैं, और जरदारी साहब ने यह धमकी लगाई
कि नैब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं देख लूंगा। तो अब आप देखें, मैं सिफान पॉलिटिकल ऑर्डर्स एंड पॉलिटिकल डिके, ये फोकोयामा की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक ये कि इफेक्टिव स्टेट का होना, रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी का इदारा। अकाउंटेबिलिटी के इदारे के बगैर न मॉडर्न स्टेट बन सकती है और न वेस्टर्न ममालिक तरक्की कर सकते हैं। तो ये जो नैब का इदारा है ये जो ही फहाल हुआ है, इसकी फहालियत पाकिस्तान का जो एक पसमानदा रियासत है उसको मॉडर्न स्टेट में ट्रांसफर करने की तरफ ले जा रहा है, जिसमें 21 करोड़ आवाम की फलाह है, लेकिन चंद दर्जन लोगों का उसमें नुकसान है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने करप्शन किए, लूटमार किए। इस मुल्क में करप्शन जो बालाई तबका है उन्होंने शुरू किया है, आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आवाम बेचारे तो निचले सतह पे आप देख लें कि छोटी मोटी चोरी चकारी होती है या फिर चाय पानी के नाम पे थोड़े बहुत पैसे, वो भी करप्ट सिस्टम की वजह से। अदरवाइज ये जो सरमाएदार है, जागीरदार हैं और ये ताकतवर लोग हैं, इसमें इन्वॉल्व है। अभी आप देख लें ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ये सियासतदानों के करप्शन गुरु हैं, ये उनको करप्शन करना सिखाते हैं, जैसे मुसद्दिक साहब ने कहा। लेकिन सिर्फ मेगा करप्शन तक, करप्ट स्कैंडल्स तक ये महदूद नहीं है। आमतौर पर भी ब्यूरोक्रेट और सियासतदान किकबैक्स, कमीशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, इस तमाम मामले में छोटे सतह भी ये मुलविस रहते हैं। और खसूसन रेवेन्यूज के इदारे और टैक्स, FBI, कस्टम, इन महकमों में आप देख लें ये ज्यादा मिले हुए हैं। और ये जो फवाद हसन, फवाद का आपने प्ली बार्गिन के रेफरेंस में जिक्र किया, देखिए फवाद हसन, फवाद ये शरीफ फैमिली के करप्शन के तैयारी के ब्लैक बॉक्स हैं। इसने मुंह खोल लिया तो तमाम राज उगल लेगा। एक ये शख्स है, दूसरा इसाक डार है। इसाक डार चूंकि वो एब्सकॉन्डर हैं, ये यहां पर इस वक्त कस्टडी में है। ये तमाम आपके जो राज हैं वो नैब, सुप्रीम कोर्ट, वो जो मनी ट्रेल ढूंढता रहा, वो इस फवाद हसन को, फवाद को पता है। नैब जो शहबाज शरीफ, आशियानिया स्कैंडल, साफ पानी, चंपन कंपनीज में, और इसमें आशियानिया स्कैंडल और साद रफी के सारे आप देखेंगे, राना सनाउल्लाह का भी जो केस इस वक्त नैब में आ रहा है, ये फवाद हसन, फवाद ही सिर्फ राज उगलना शुरू कर दे और मनी ट्रेल की इदारों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मुसद्दिक साहब, मैं अगर चारों सी क्लैरिफिकेशन आप कर दें तो उसके बाद फिर आगे ताहिर साहब से भी हमें पूछना है। लेकिन ये सवाल ये जी कि एक लिस्ट है मेरे पास जो पॉलिटिशियंस हैं उनके केसेस जो नैब लाहौर में, यानी हमने फहरिस्त एक निकलवाई कि कितने पॉलिटिशियंस के केसेस हैं। मैंने बताया इससे पहले कि उसके अंदर हर जमात के लोग हैं। उसमें आपको नवाज शरीफ से लेके, शहबाज शरीफ से लेके मंजूर अहमद भट्टू साहब भी उसके अंदर मिसयूज अथॉरिटी का एक केस है। ख्वाजा साद रफीक से लेके अलीम खान से लेके मोनस सिलाई से लेके मुदस्सर कयूम नेहरा, अजहर कयूम नेहरा जो कि MNA 100 से रह चुके हैं, सुहेल जफर, रिजवान जफर, चौधरी शुजात, परवेज इलाई, मोनस इलाई, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का केस क्लोज हो चुका है। सैयद इफ्तिखारुल हसन, राहिला कौसर, फिर सरदार आसिफ नकाई और कामरान माइकल, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। लेकिन सर सवाल ये पूछा जाता है कि गिरफ्तार नून वाले होते हैं, बाकी गिरफ्तार नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, इंक्वायरी स्टार्ट होती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तारी हो जाती है, बाकी घूमते रहते हैं इधर उधर। ये मसला क्या है इस वक्त मुसद्दिक साहब? बात ये कि देखिए ये मसला हमेशा एक बात से सरफेस होता है और नैब इसका निशाना बनती है। और मैं हमेशा इस बात को मेंटेन करता हूं कि सेक्शन 18E चेयरमैन नैब को पावर देती है कि अरेस्ट कर ले, लेकिन सेक्शन 34 ये भी नैब पे जिम्मेदारी डालती है, 19 साल हो चुके हैं, कि नैब के रूल्स बनने चाहिए। सेक्शन 34 के तहत 19 साल हो गए, रूल्स नहीं बने। अगर ये रूल्स बने होते तो सेक्शन 18E जो है वो स्ट्रक्चर हो जाती कि किस केस में, और हालांकि इनकी जो ऑपरेशनल मेथडोलॉजी है उसमें लिखा होगा कि किस केस में बंदे को अरेस्ट करना है, किस केस में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां स्कैम होते हैं, कॉन्स्पिरेसी होती है, बहुत सारे मिलकर लोग करप्शन करते हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन टीम की एक मजबूरी होती है कि उसने सबको अरेस्ट करके जगह पे ला के अपने केस को मुकम्मल करना होता है। जब 1-to-1 केस होता है, एसेट्स केस है, तो उसमें करप्शन, उसमें किसी को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, आप ले आते हैं, वो कोऑपरेट कर रहा होता है, आप उसको रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। लेकिन जहां सारे मिलकर करप्शन करते हैं, अब देखिए इस केस के आशियाना केस में एक एचलॉन तो नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स अलग हैं, पॉलिटिशियन अलग हैं, सिविल कंपनीज अलग हैं। इन जब तक
टीम इनको एक छतरी के नीचे नहीं लाएगी, मिलकर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी और एक दूसरे में जो क्रॉस क्वेश्चनिंग और कॉर्पोरेट जिसे एविडेंस कहते हैं वो कलेक्ट नहीं करेगी तो केस कैसे मुकम्मल होगा। इसे लाजमी नहीं है नैब के लिए कि हर एक को अरेस्ट करता फिरे। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे जिन जिन स्कैम केसेस में, बड़े केसेस में, उनको अरेस्ट करके तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी होती है और जो 1-to-1 केसेस होते हैं उसमें अरेस्ट नहीं किया जाता। ये अगर रूल्स बने होते नैब के तो मेरा ख्याल है नैब पे इतना प्रेशर भी ना जाता और मेरा भी हाई टाइम 19 साल हो गए हैं कि नैब को अपने सेक्शन 34 के तहत रूल्स बना लेने चाहिए ताकि मैं और आप भी समझें कि भाई ये इस केस में अरेस्ट होना चाहिए था, इसमें नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि आपने नैब लाहौर की परफॉर्मेंस दी है। मेरे नज़दीक ये बड़ा अफसोसनाक मामला है कि करप्शन मुल्क के अंदर बढ़ गई है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। आप देखें रेफरेंस का ज्यादा होना, रिकवरी का ज्यादा होना, ये इसका हाइंड साइड ये भी देखें और इसके लिए आपको कहीं आर्टिकल 6 को इन्वोक करना पड़ेगा। ये तख्ती अब हर एक के गले में लटका देते हैं आर्टिकल 6 की सजाए मौत की। ये इन जो ग्रीडी लोग हैं जो करप्शन करते हैं और 21 करोड़ आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं, इनके गले में भी ये तख्ती आपको लटकानी पड़ेगी। जिस तरह चाइना में 2 महीने पहले उन्होंने अपने रेलवे के मिनिस्टर को गोली मार दी, उसके साथ उसका जो सीनियर ऑफिसर उसको भी उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, ईरान में एग्जीक्यूट कर दिया गया बंदा। तो इनका आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा ताकि ये करप्शन कम हो। ये तो बढ़ती जा रही है इस मुल्क के अंदर। This is what I have to say. आर्टिकल 6 की इंप्लीमेंटेशन की आपने बात की। अच्छा, मैं ताहिर साहब आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि ये जो मामला इस पर है, आप क्या पुलिस में लेके जाएंगे? आपका जो बेनामा है, इसके अलावा आपके दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने नैब को तो अरसाल कर दिए, नैब को भेज दिए और केस भी शायद स्ट्रांग हो, लेकिन इट इज अ क्रिमिनल केस अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपर्ट्स। तो आप क्या इरादा रखते हैं इस पर पुलिस को एप्लीकेशन देने का? अब तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं रिफॉर्म्स लाए, पुलिस अब शहबाज शरीफ साहब की नहीं है, यू कैन गो अहेड। ताहिर खान साहब, लाइन कट गई। जी ताहिर साहब, आप तक मेरी आवाज? अच्छा जी, हमारे पास उनका राब्ता जो है इस वक्त मुनक़ता हो गया है ताहिर खान साहब का। कोशिश करेंगे क्योंकि जो आपको इस वक्त एप्लीकेशन दिखा रहे हैं इस पर ताहिर खान साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये नैब को एप्लीकेशन दे चुके हैं जी कि इनके साथ जो है इस वक्त ज्यादती इस तरह से हुई कि इनका कब्जा कर लिया गया घर के ऊपर 7 मरले के, और ये कहते हैं कि गन पॉइंट के ऊपर दस्तखत इनसे लिए गए और इनके घर के ऊपर जो कब्जा हुआ वो ये इल्जाम लगाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद है अली इमरान, जो कि एक और केस में इस वक्त मफरूर हैं, वो इस वक्त इसमें मुलव्विस हैं और उन्होंने डायरेक्टली अपने घर बुलाकर या 96H में जो मॉडल टाउन में रिहाइश गए वहां बुलाकर गन पॉइंट के ऊपर ये सारे दस्तखत करवाए, जबरदस्ती कब्जा करवाया। तो आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है इस वक्त, और जो हमारे मुसद्दिक साहब ने भी बोला है इस वक्त और लियाकत शहबानी साहब ने बोला है जी कि इनको पुलिस के पास जाना चाहिए। हमारा राब्ता इनसे बहाल नहीं हुआ है, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम शख्सियात का प्रोग्राम करते हैं जिसका आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, फेसबुक पर, ईमेल्स पर और ट्विटर पर जो मौसूल होता है। कल फिर हाजिर होंगे मजीद डॉक्यूमेंट्स, मजीद इन्वेस्टिगेशंस, मजीद इंक्वायरीज, मजीद स्कैम्स के साथ। देखते रहिएगा।